नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। गृह मंत्री अमित शाह के मिशन कश्मीर के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर पाकिस्तान राग अलापा है। फारूक का कहना है कि पाकिस्तान से बात किए बिना शांति कायम नहीं हो सकती। गृह मंत्री ने इस सलाह पर क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए और उसके बाद हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। जब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगी और बातचीत करने से इस मसले को हल नहीं किया जाएगा, तब तक कभी अमन नहीं आएगा। मुझसे लिख लीजिए, आप कर लीजिए जितनी जंग आपके 4 से पहले कर ली है पाकिस्तान ने। अल्लाह निजात दे, अब अगर जंग आएगी तो एटम बम है दोनों तरफ से, मरेंगे हम ही। इससे पहले कि वैसी सूरत बने, मेहरबानी करके बातचीत से इसको सुलझाइए। फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। तो अमित शाह ने पाक प्रेमियों को किस तरह से ललकारा है और खबरदार करने की कोशिश की, और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज बड़ा पैनल जुड़ रहा है। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इफ्रा जान प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही इरफान हफीज लोन राजनीतिक विश्लेषक है, साथ ही अहमद अयाज राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले इफ्रा आपसे इस डिबेट को ओपन करना चाहती हूं। फारूक अब्दुल्ला का जो कॉन्फिडेंस था, जो अभी हमने स्टेटमेंट सुनवाया, मुझे अच्छा लगता अगर उनका वो स्टेटमेंट इस बात में नजर आता कि वो भारत के साथ है, ना कि पाकिस्तान के साथ है। वो यहां तक कह रहे हैं कि आप मुझसे लिखवा लीजिए, इसका मतलब क्या है। साथ ही वो कहते हैं कि एटम बम होगा अगर, तो दोनों तरफ से लोग मरेंगे। वो ये बार बार क्या साबित करना चाहते हैं कहकर कि पाकिस्तान के पास हमसे ज्यादा रसूख है, हमसे ज्यादा संसाधन है। देखिए, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि पाकिस्तान के पास हमसे ज्यादा रसूख है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से हमको बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप यहाँ की इंटेलिजेंस की ही अगर आप बयान देखेंगे, यहाँ की इंटेलिजेंस रोज बयान देती है कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज पे, टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, ये सभी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। ये तो खुद इंडियन एजेंसीज कह रही हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इस मामले का कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए। ऑब्वियसली रोज रोज कश्मीरी मर रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ हल तो भारत की सरकार को निकालना चाहिए। अब अगर आप कहती हैं कि इसका हल बातचीत नहीं हो सकता है, वो आतंकवादी भेज रहे हैं और हम बात करें, कैसी बात कर रही हैं आप? देखिए, मैं आपको जवाब दे देती हूँ आपके इस सवाल का। आप कहती हैं कि बीजेपी की सरकार कैसे बात करे पाकिस्तान से, जबकि असलियत यह है कि 2020 में जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक सीज फायर अग्रीमेंट हुआ, उस टाइम पे तो हमने पाकिस्तान से बहुत लंबी बातचीत बीजेपी की सरकार ने की। अभी हाल ही 2020 की बात है, अगले महीने नवंबर में हमने पाकिस्तान के एनएसए को दिल्ली बुलाया है मॉस्को मीटिंग के लिए। इसी साल दिसंबर में हम लोगों ने पाकिस्तान के सेनेटर और उनके प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट को बुलाया है कॉमनवेल्थ मीटिंग में दिल्ली में बैठने के लिए। तो हम तो पाकिस्तान से बीजेपी की सरकार ऑलरेडी बात कर रही है। इफ्रा, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता हैं, क्या आप ये नहीं जानते कि भारत का कश्मीर के मुद्दे पर क्या टेक है? क्या आपको ये नहीं पता है कि भारत ये साफ कह चुका है कि इस मामले में किसी भी तीसरे का दखल नहीं हम मानेंगे, हम नहीं चाहेंगे, हम नहीं चाहते हैं। ये बात मुझे बतानी पड़ेगी आपको। देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल तो कश्मीर में ही है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उस पे तो आपने 2020 में भारत बीजेपी की सरकार ने अच्छी तरह से बात की। मैं आपको याद दिला देती हूँ कि 2002 में अटल बिहारी जी की वाजपेयी की सरकार जब थी, उस टाइम पे पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी बातचीत चली, और जो मिलिटेंसी का सबसे खतरनाक दौर देखा था हम लोगों ने, वो दौर ठीक हो गया 2002 में, जब एकदम वायलेंस पीक से नीचे गिर गई, क्योंकि 2002 की अटल बिहारी जी की पाकिस्तान के साथ आज के वक्त की बात करें, आप ये जो सारी बात कह रही हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा है उसके इर्द गिर्द कोई बात नहीं कह रही हैं। जो भारत का कश्मीर पर टेक है उस पर कोई बात नहीं कह रही हैं। आप इतिहास की बातों को जरूर अपने तर्कों में शामिल कर रही हैं। बहरहाल मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी, शहीदों का अपमान क्यों करते हैं फारूक अब्दुल्ला बार बार?
फारूक अब्दुल्ला का संकट है कि फारूक अब्दुल्ला की समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें क्या, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला की अपनी लोकप्रियता घाटी में समाप्त है। लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होंगे तो वो जीत नहीं सकते। अब उन्होंने अनुच्छेद 370 के संशोधन के पहले जिस तरह से तीन परिवारों ने जो है वो जम्मू एवं कश्मीर में, विशेष करके कश्मीर घाटी में जिस तरह से कब्जा जमा रखा था, अब उनको पता है कि वो सुनहरे दिन आने वाले नहीं है। अब उनको पाकिस्तान से बातचीत की, यहाँ तो इफरा जान कह रहे हैं कि बातचीत हो रही पाकिस्तान से। जब पाकिस्तान से बातचीत हो रही है, जानकारी इफरा जान को है, तो ये जानकारी फारूक अब्दुल्ला को क्यों नहीं, ये भी सवाल पैदा होता है। यानी फारूक अब्दुल्ला की अपनी बौद्धिक क्षमता उनकी प्रवक्ता इफरा जान की तुलना में कम है, ये इफरा जान बताना चाहती है। तीसरी बात, जो बार बार बातचीत के जो अलंबरदार है, बातचीत के जो पक्षकार है, वो इस बात को भुला देते कि 7 दशकों तक पाकिस्तान से हमने सतत बातचीत की है। उस सतत बातचीत से क्या आतंकवाद समाप्त हुआ? क्या कश्मीर का मुद्दा सुलझा? क्या पाकिस्तान ने आतंकवादियों को प्रशिक्षित करना बंद कर दिया? क्या उनका प्रायोजन बंद हुआ या उनका निर्यात बंद हुआ? तो लगातार पाकिस्तान से बातचीत करने के बाद भारत को किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं हासिल हुई। हाँ, जब से अनुच्छेद 370 में संशोधन हुआ है, जब से ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, तब से कश्मीर की घाटी में पथराव की घटनाएं घट गई हैं, घुसपैठ की घटनाएं कब घट गई हैं, सुरक्षा बलों पर होने वाले हमले घट गए हैं, वहां नागरिकों की जो लगातार आतंकवादी हत्या कर रहे थे उनकी संख्या में तुलनात्मक व्यापक कमी आई है। ये सही है कि भी आतंकवाद का समूल नाश नहीं हुआ है, और जब तक आतंकवाद का समूल नाश नहीं होगा तब तक भारतीय सुरक्षा बल शांति की, चैन की सांस नहीं लेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, फारूक अब्दुल्ला तो ये कहते हैं कि जब तक अनुच्छेद 370 दोबारा बहाल नहीं होता है, घाटी में आप अमन और चैन भूल जाइए। मैं इरफान हफीज लोन को इस डिबेट में शामिल करना चाहती हूँ। इरफान हफीज लोन, जब पाकिस्तान को शामिल करने की बात फारूक अब्दुल्ला करते हैं, तो क्या उन तमाम शहीदों के, उनके परिवारों के लिए ये अपमान की बात नहीं है कि जिस पाकिस्तान परस्त तमाम घटनाओं की वजह से हमारे देश में जवान शहीद हो रहे हैं, हम उस मुल्क से क्यों बात करें, और वो भी ऐसे मसले पर जिस पर भारत की राय पहले से ही साफ है? जी मैम, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी जी मैम, मैं यही कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करके आए तो जो ये शिमला एग्रीमेंट है ना, शिमला एग्रीमेंट जिसे भारत सरकार मान्यता देती है, वो शिमला एग्रीमेंट कहता है कि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिन पे वार्ता होनी चाहिए दो देशों के बीच, और उसमें जम्मू कश्मीर की बात जिक्र हुई। आप उस शिमला एग्रीमेंट को पढ़ के आए और देखिए, वहां पर जो है, वहां पर कश्मीर का भी जिक्र है, जम्मू कश्मीर का। तो जब भारत सरकार खुद मान्यता देती है शिमला एग्रीमेंट को, तो आपको कोई इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ फारूक साहब जो कह रहे हैं या कोई और भी जो कह रहा है, ये गांधी जी का देश है, गांधी जी के देश में वार्ता, लिखा हुआ कि आतंकवाद की निर्यात के बाद बातचीत होगी। शिमला एग्रीमेंट में पाकिस्तान आतंकवाद करेगा, कोई भी ये कहता है आतंकवादियों का समर्थन करेगा। आप शिमला समझौते की दलील दे रहे हैं, आतंकवाद और बातचीत कभी साथ साथ चल सकती है? जरा खुले दिमाग से बताइए इस बारे में। जी, आतंकवाद और बातचीत क्या ये साथ साथ हो सकती है पाकिस्तान से? देखिए मैम, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जब ये वहां पर, यहाँ पर खून इससे पहले 30 साल से बह रहा था, कहीं युद्ध भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद वाजपेयी जी ने पाकिस्तान से या बाकी सरकारों ने बातचीत की, इवन जम्मू कश्मीर के लोगों से भी, हुर्रियत से भी, सबसे बात की। और जब वो बातचीत करते थे तो कश्मीर में कंपैरेटिवली शांति होती थी। हासिल क्या हुआ लोन जी? तो ये इससे पहले भी हुआ है, आज भी हुआ है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी पे आज भी बात हो रही है। तो मुझे नहीं लगता आप लोग क्यों इतने परेशान हैं, आपके पेट में क्यों दर्द होता है अगर कोई गांधी जी के देश में कहता है नहीं, पाकिस्तान से बातचीत में आज तक लाभ क्या हुआ वो बताइए ना। बात करिए तो इरफान लोन कृपा करके बताइए, उस पड़ोसी, दुष्ट पड़ोसी, आतंकी पड़ोसी, लतखोर पड़ोसी से बातचीत का लाभ क्या हुआ? आज तक लगातार बातचीत करने का लाभ क्या हुआ, मुझे बता दीजिए। पाकिस्तान से वार्ता तो 1948 से चल रही है ना, 1948 से 7 दशकों तक आपने वार्ता की। उस वार्ता से पाकिस्तान सुधर गया? आतंकवाद का प्रशिक्षण देना बंद कर दिया, आतंकवाद निर्यात करना बंद कर दिया, घुसपैठ बंद हो गई, क्या बंद किया मुझे बताइए ना।
आपने लगातार वार्ताएं की, आवाज क्या आप लाभ तक हुआ? पहुंच रही है तो उसका- जवाब उसका दीजिए। आप लाभ बताइए ना। बातचीत का नतीजा क्या होता है? जब भी अगर कोई कुछ बातचीत भी की नहीं जाती हुआ है तो है, उम्मीदें की जाती है कि हालात सुधरेंगे, ये तो हालात खराब होते हैं। मैं आपके पास आऊंगी, मैं शहजाद पूनावाला को इस डिबेट में शामिल करना चाहती हूँ। शहजाद, आपने इफ्रा जान को भी सुना और इरफान हफीज लोन को भी सुना। वो शिमला समझौते का तो जिक्र करते हैं, लेकिन वो कश्मीर पर भारत की क्या राय है, किस तरह से कश्मीर पर संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है, उसको भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान को सूट करता है, कुछ लोग वो बात रखना चाहते हैं और भारत की बात तो भूल ही जाते हैं। देखिए प्रीति जी, पिछले 60 वर्षों में पाप की राजनीति जम्मू कश्मीर में हुई। पाप मतलब पाकिस्तान परस्ती, आतंकवाद, अलगाववाद और परिवारवाद। और इस पाप की राजनीति पर जब राष्ट्रवाद और विकासवाद का सर्जिकल स्ट्राइक जब से हुआ है, दिल्ली और दिल की दूरी कम हुई है। लाल किले और लाल चौक का फासला जो 370 की दीवार की वजह से बहुत दूर हो चुका था, अब वो ढहकर अब वो फासला कम होते जा रहा है। तो ये पापी मतलब पाप की राजनीति के पुजारी फिर से एक बार इस राजनीति को फिर से जीवित करने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपना रहे। ये वही फारूक अब्दुल्ला है। माफ कीजिएगा, मैं चूड़ी पहनने को कमजोरी का निशानी नहीं मानता, पर उन्होंने कहा था कि पीओके के बारे में सोचोगे तो पाकिस्तान ने क्या चूड़ियां पहन रखी है? इफ्रा जहां मेरी बहन जो है, मैं चूड़ियां पहनना कोई कमजोरी की निशानी नहीं मानता, मुझे लगता है वो भी नहीं मानती होंगी, पर यह फारूक अब्दुल्ला का बयान है। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जिसने कहा चीन के समर्थन से 370 लागू करेंगे। वही 301 सेकेंड वही चीन जो लाखों मुसलमानों को उसका नरसंहार कर रहा है, तब उनको समर्थन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ये वही फारूक अब्दुल्ला और इनकी गुपकार मंडली है जिसने कहा कि तिरंगा उठाने वाला कोई रहेगा नहीं अगर 370 हटा दिया गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 60 सालों में कश्मीर को एक तरीके से इस्लामिक स्टेट की ओर ढकेल दिया है और तालिबान का भी डर दिखाने की कोशिश की है। आज मेरा केवल एक या दो सवाल, शिमला समझौते की बात की। शिमला समझौते में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान आतंकवाद नहीं फैलाएगा। क्या उसने ये बात मानी? और खुद पाकिस्तान शिमला समझौते को नहीं मानता है। वो कहता है यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन जो है मैं उसको मानता हूं, मैं शिमला अग्रीमेंट नहीं मानता हूं। पर यहां पर जो लोग जिनके शरीर यहां पर है पर आत्मा वहां पर है, जो पाकिस्तान की मैच जीतने पर फटाके फोड़ते हैं, जश्न मनाते हैं, जश्न उनको बड़ा क्रिकेट बनाना पड़ता है, वैसे लोग आज उन्हीं चीजों की वकालत कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तरफ से बोली जाती है, क्योंकि उनको चाहिए कि जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं बल्कि पाकिस्तान की आईएसआई जीते। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज आवाम के लिए क्या क्या नहीं हुआ है 370 हटने के बाद? सारे केंद्रीय कानून, शहजाद को आप बच्चों सुन की रहे हैं और शादियां उन होती लोगों थी, उस पर, उन कानून को लड़कों लागू पर कर दिया यूएपीए गया। का केस भी दर्ज कर दिया गया है और महबूबा मुफ्ती उन्हीं के साथ खड़ी हैं। इफ्रा, इरफान जी आप ही बता दीजिए, क्या भारत में रहकर भारत के साथ विकास की मुख्य धारा में जुड़ने के बाद कोई अगर पाकिस्तान के लिए नारे लगाता है तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? से बातचीत से हल हो जाएगा। आपको वैसी आवाज का स्वागत करना चाहिए। ये गांधी जी का देश है। अगर प्रस्ताव पारित हुए वो अरे कश्मीर गांधी हमारे जी का देश है तो जिन्ना के देश के लिए जीत का जश्न क्यों मनाते हो? क्या हुआ? लापा है हम। इरफान हफीज लोग, गांधी जी के देश में यकीन है तो जिन्ना के मुल्क के लिए जश्न क्यों मनाते हो? जिन्ना के मुल्क के लिए जश्न क्यों मनाते हो बार बार? सब लोगों से आपकी वफादारी यहाँ पर है या आपकी वफादारी वहां पर है? पाकिस्तान से बात करिए और हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की आवाम डीडीसी चुनाव में बात कर रही है। जम्मू कश्मीर की आवाम वहां के स्थानीय चुनाव में बात कर रही है। जम्मू कश्मीर की आवाम वहां के हर मौके पर बात कर रही है। जब गृह मंत्री जाते हैं और बुलेट प्रूफ जो है वो ग्लास शील्ड निकालकर डायरेक्ट संवाद करते हैं, तब जम्मू कश्मीर की आवाम बात कर रही है। पर आप मुझे बताइए कि ये कौन सी बातचीत है कि पाकिस्तान जीतता है तो आपको जश्न मनाना पड़ता है, कि पाकिस्तान जब हारता है सर्जिकल स्ट्राइक पर तो आपके आंसू निकल आते हैं, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है तो आप मातम मनाने लगते हैं, जब बुरहान वानी मारा जाता है तो आप उसको हेडमास्टर का बेटा बुलाते हैं, जब रियाज नाइक को मारा जाता है तब आप बेटा बुलाते हैं, जब रियाज नाइक को मारा जाता है तब आप बोलते हैं कि हाय मेरा रियाज नाइक को मारा गया। पर जब राइफलमैन औरंगजेब मारा जाता है तब आप नहीं जाते उसके घर। क्यों नहीं जाते आप? क्यों परवेज अहमद डर के घर नहीं जाते आप? करेंगे, उनको जेल में डालेंगे, उनको आगरा ले जाएंगे और उसके बाद आप कहेंगे ये भ्रम फैलाना बंद कर दो। हफीज लोन, ये भ्रम फैलाना बंद कर दो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इरफान हफीज लोन, चीखना और मातम मनाना बंद करो और सवाल का जवाब दो। बाबर कादरी को किसने मारा? बाबर कादरी को किसने मारा? लेकिन अहमद एजाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो एक बार भी नहीं बोले हैं इस पैनल में।
अहमद अयाज जी, मेरा सवाल आपसे एक बार फिर से फारूक अब्दुल्ला पर, मैं शहजाद की बात पर दोबारा हाफिज जी आपके पास आऊंगी। सवाल ये है कि सर, जब वो इस तरह के पाकिस्तान परस्त बयान देते हैं तो क्या सुरक्षा बलों का मनोबल कमजोर नहीं पड़ता है? वो कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, उन्हें भरोसा नहीं है कि हमारे सुरक्षा बल भी कुछ कर सकते हैं, या किया है उन्होंने? फारूक अब्दुल्ला जी का जो बयान है वो यही है कि पाकिस्तान के साथ जब तक बातचीत ना की जाए तब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाएंगे। ये जो मैं जानता हूँ उसने ऐसा कुछ कहा है, जो स्टेटमेंट उसने दिया है। इस हद तक आप बेशक आदमी को पसंद ना करते हो, लेकिन जब कोई बात सही बोलता है तो उस बात को संगीन और सीरियसली लेना चाहिए। मैं शिमला एग्रीमेंट की बात नहीं करूंगा, मैं आगरा और लाहौर समिट की बात नहीं करूंगा। मैं ये बात करूंगा कि आज तक 33 साल से सिक्योरिटी और आर्मी ऑपरेशन के तहत कश्मीर को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई और इस दौरान मेजर ऑपरेशंस किए गए, जो भी मुमकिन हो सका वो किया गया। यहाँ तक 370 को भी एब्रोगेट किया गया ताकि कश्मीर में नॉर्मलिटी आ जाए और ये डेवलपमेंट की पटरी पर चल जाए। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि अभी तक वो लक्ष्य जो है वो पूरा नहीं हुआ है 33 साल के बाद भी। तो आप ही बताइए, हम ये नहीं कहेंगे कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो बताया वो सही बताया है कि बात करना चाहिए। आपसे आप यही पूछेंगे कि फिर क्या करने की जरूरत है? क्या हम और 33 साल 35 साल 70 साल 50 साल ऐसा ही करते चले जाएंगे कि लोग मरते जाएंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन होंगे, मिलिटेंसी बढ़ेगी? मेरा आपसे अयाज जी सवाल है, सवाल यह है कि क्या टॉक्स और टेरर साथ साथ चल सकता है? जिसने बीते अक्टूबर महीने में, जो अभी चल रहा है, इसी अक्टूबर महीने में गैर कश्मीरियों की 13 लोगों की जान ली है और 10 के करीब हमारे जवानों को शहीद किया है। ऐसे पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। अगर टॉक्स और टेरर दोनों इकट्ठे ना जाने की बात है तो ये मानते हैं हम सब लोग कि ये जो टेरर एक्टिविटी है ये पाकिस्तान से आती है, ये जो इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है। और अगर ये इंटेलिजेंस का रिपोर्ट हम सही मानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आता है तो ये जरूरी नहीं बनता है कि फिर पाकिस्तान से ये बताया जाएगा कि भाई टेरर बंद करो और बातचीत की जाए। शहजाद, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं प्रीति जी, अगर कोई आपके घर में कब्जा अवैध रूप से करे, आपके घर वालों को मारे, आपके घर वालों को हमेशा परेशान करे, क्या आप बातचीत से उसका हल करेंगे या आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये अपने घर में जो आकर हमें परेशान कर रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम को मार रहा है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो इन्होंने क्या हाल कर रखा है, वहां पर ना किसी के पास बुनियादी सुविधाएं हैं, ना लोकतंत्र है। ये कश्मीर की बात करते हैं, वहां के लोगों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है और हमारे लोगों के साथ क्या अत्याचार कर रहा है, और ये अपने ही बलात्कारियों के साथ, घुसपैठियों के साथ, आतंकवादियों के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं। जी जी जी, देखिए बार बार इस पैनल पे बात की गई कि जो पाकिस्तान से, अगर आप नहीं, मैं पाकिस्तान को बोल रहा हूं तो इफरा को क्यों परेशानी हो रही है? नहीं, पाकिस्तान को मैं गाली दूं तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, यहाँ गुंडागर्दी दिखाओगे, ये नहीं चलेगा शहजाद। तमीज से डिबेट करो। मैं भी डिबेट कर रही हूँ, आप भी मैं सेना की बात करूँ तो मैं गुंडा, आप आतंकियों की बात करो तो आप अमन के कबूतर। नहीं, आप आतंकियों की बात करो, आप अमन के कबूतर, मैं गुंडा। जी, मैं जवाब दे दूं प्रीति जी? जी, पहली बात तो यहाँ पे बार बार ऐसा जताया जा रहा है कि जो भी पाकिस्तान से बातचीत करने की बात करता है वो इंसान ऑटोमेटिकली टेररिस्ट सपोर्टर हो जाता है। और अचंबा मुझे इस बात पे हो जाता है कि हमारी पैनल में इरफान हाफिज लोन जी जो है, पैनलिस्ट में ये बात किसने कही? नहीं, मैं पहले आपको यहीं पर रोकूंगी। देखिए किसने कहा आपको? आप प्लीज, अगर आप मुझे पहले इस बात का जवाब दीजिए, ये किसने कहा आपको, या किसी के आपने ऐसे स्टेटमेंट इस पैनल में जुड़े हुए सुने हो? आप मुझे ये किसने कहा आपको? यहाँ पर बात तो ये हो रही है ना कि आतंकवाद और शांति की बात साथ साथ नहीं हो पाएगी। दीजिए, आप रिस्पॉन्स तो सुन लीजिए। आप कहती हैं कि पाकिस्तान से टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, यानी आतंकवाद और बातचीत आपस में नहीं चल रहा, साथ नहीं चल सकता। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, तो आप बीजेपी को कहिए ना
जो नेक्स्ट महीने मॉस्को समिट दिल्ली में है, जिसमें उन्होंने एनएसए, पाकिस्तान के एनएसए को बुलाया है बातचीत करने के लिए, वो समिट कैंसिल कर दीजिए। जो दिसंबर में बीजेपी समिट रख रही है दिल्ली में, जहां पे कॉमनवेल्थ मीटिंग हो और पाकिस्तान के सेनेटर हेड को बुलाया गया है, वो दिसंबर की मीटिंग भी कैंसिल कर दीजिए। जो आपने एलओसी का एग्रीमेंट 2020 में पाकिस्तान के साथ इफ्रा कह रही है कि अगर इतनी नाराजगी है, इतनी नापसंदगी है पाकिस्तान से, तो सब खत्म कीजिए ना। जो समझ आ रहा है वो चला रहे हैं, बाकी आप बता रहे हैं कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो पाएगी। पाकिस्तान को बातचीत के लिए बुला रहे हैं। फिर आप एक तरह से चलिए जवाब ले लेते हैं प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी कर रहे हैं जी प्रीति जी, देखिए अब क्या है कि जब कोई कुतर्क देने बैठता है तो इसी तरह की बातें करता है। हम पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान जिस ग्लोबल फोरम में जाएगा उस फोरम पे जाएंगे ही नहीं। अब आप गुंडागर्दी न करें, भी तो आप शहजाद बीच में बोल रहे थे तो आप कह रही थी गुंडागर्दी बीच में बोलना, आप गुंडीगर्दी क्यों कर रही, मत करिए, आराम से शांति से बैठिए। देखिए हम ग्लोबल फोरम्स जो हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स जो है, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, जिन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे हम भी मेंबर हैं और पाकिस्तान भी उसका सदस्य है, तो हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म से भी बात करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। हम जो द्विपक्षीय वार्ता है, बायलैटरल्स हम नहीं करेंगे। हम बायलैटरल्स क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कश्मीर के एक ही हमारे और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई मुद्दा अगर अनरिजॉल्व है तो क्या है वो कश्मीर का, और अनरिजॉल्व क्या है? पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का भारत में शामिल होना, गिलगिट बाल्टिस्तान भी भारत में शामिल होना। वार्ता यही शेष है। अब उल्टा इस वार्ता को करने की बजाय पाकिस्तान अगर भारत का जो कश्मीर है, जो पूरा कश्मीर भारत का है, आज जो भारत के नियंत्रण में कश्मीर है, उस कश्मीर पर अगर लगातार वो आतंकी हमले करेगा, कालांतर में वो K2 करके कश्मीर के बाहर आतंकी हमले करता रहेगा, तो ऐसे आतंकी हमला करने वाले दुष्ट देश से कौन बात करता है? दुनिया में किसी ने जो है, आपको ध्यान होगा लीबिया ने सिर्फ एक बार प्लेन अपहरण किया था फ्रांस का, लीबिया हॉस्टाइल कर दिया गया था कि नहीं? नॉर्थ कोरिया से लोग क्यों नहीं बातचीत करते हैं? कारण क्या है? क्योंकि वो टेरर को सपोर्ट करने वाला देश है। ईरान को और आपको सुनना चाहिए उनको भी। ईरान से इफ्रा, आप क्या कहना चाह रही हैं? आप कह रहे हैं कि भाई अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अगर हम खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ गलबैया करने को तैयार है, लेकिन उनकी बात को भी सुनिए। इफ्रा, एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ प्रीति जी, इन्होंने कहा कि ये बायलैटरल टॉक्स पाकिस्तान से नहीं करते हैं। 2020 में इन्होंने बायलैटरल टॉक्स प्रॉपरली पाकिस्तान के साथ दुबई में बैठ के की थी, और एक डीजीएमओ की बातचीत को बायलैटरल नहीं कहते। थोड़ा पढ़ लिख कर आया करिए। डीजीएमओ लेवल की बातचीत तो युद्ध के समय भी होती है। इतनी समझदारी तो आप रख दिखाइए, थोड़ा पढ़ा लिखा करिए। इफ्रा जान, थोड़ा पढ़ने लिखने से ज्ञानवर्धन होता है, ज्ञानवर्धन होने से तर्क बढ़ते हैं, और तर्कों से जो है बात किया करिए। डीजीएमओ लेवल की बातचीत, अगर वो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन जो है, लेकिन बात तो सुनिए कम से कम, उनकी बात तो सुनी जानी चाहिए। ये मंच कम से कम इतना हक तो उन्हें देता है। मैं भी बीच में टोक दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए एक बार। इफ्रा, नहीं पूरा, मैं तो उनको डेमोक्रेटिकली इतना हक देता ही हूँ। मैं कोई पाकिस्तानी थोड़े हूँ डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखता। इफ्रा देखिए प्लीज मुझे देखिए, ये कहते हैं कि उन्होंने बायलैटरल बातचीत नहीं की। एलओसी जो है, ये तो ऑब्वियसली एलओसी पे कौन, दो ही देश तो लड़ते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। एलओसी पे तो बायलैटरल बातचीत नहीं होगी। 2020 के आप गूगल कर लीजिए एलओसी एग्रीमेंट इंडिया पाकिस्तान के बीच, हजारों रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इन्होंने 2020 में भाजपा की सरकार ने एक्सटेंडेड बातचीत की पाकिस्तान के साथ, जिसमें मल्टीपल राउंड्स हुए, लेकिन जब यही बात बन जाते हैं, यही 10 बार कहने से कुछ होना जाना नहीं है। इफ्रा जान, एक सेकंड, आपने आराम से बोला था। बीजेपी की सरकार की परेशानी ये है कि अपने लोगों को के लिए वोट करते हैं, उनको झूठ बोलती है। पिछले 23 मिनट में आप 4 बार बोल चुकी हैं। नहीं होगा ये पिछले 23-24 मिनट में यही आप यही रट रही हैं सर। एक रट्टा लगाए बैठी है। पैनल में एक महिला पैनलिस्ट है, वो अपनी बात को रखना चाह रही है। सुन लीजिए, 30 सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद मैं आप सभी के पास दोबारा आ जाऊंगी। एक बार सुन तो लीजिए, कहना क्या चाहती है। चलेगा, ये महिला एंकर का नया नियम है कि महिलाएं किसी बात बीच नहीं में है। आप बोलेंगी, लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं, उनको बोलने नहीं दे रहे। 30 सेकंड तो सुनिए एक बार, 30 सेकंड तो सुनिए। अरे उनको सुना मैंने, 24 मिनट सुन रहा हूँ मैं जी। जवाब 24 मिनट से इन्होंने कहा। इफ्रा, आप 30 सेकंड बोलिए, उसके बाद फिर मैं प्रेम शुक्ला जी से आपकी बातों का जवाब लूंगी। बोलिए।
ये कहते हैं जम्मू और कश्मीर जो है विकास की मुख्य धारा पे निकल चुका है। भाई अगर जम्मू और कश्मीर विकास की मुख्य धारा पे निकल चुका है तो 2010 में हमारे यहाँ बेरोजगारी 3% थी, अभी बेरोजगारी 22% है। ये सीएमआई का डेटा है। जहां पे 3% से 22% तक बेरोजगारी जाएगी, वो विकास की धारा पे है या वो डिस्ट्रक्शन की धारा पे है? आप जम्मू और कश्मीर का इन्होंने वही किया जो इन्होंने पूरी इंडिया की इकोनॉमी का किया, एक अच्छी खासी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। और ये कहते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल सी आ गई है, नया इफ्रा, कश्मीर है। आपकी बातों से शहजाद पूनावाला नहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं और शायद आपने गृह मंत्री के उन ऐलानों को और उनकी उपलब्धियों को जम्मू कश्मीर में क्या रही है वो शायद नहीं सुना था, जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां थी। शायद उसी पर शहजाद कुछ कहना चाहते हैं। शहजाद, हम थक गए। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। एक सेकंड, इफ्रा एक एक करके बात करते हैं। आपने एक बात रखा, आपने एक तर्क रखा, मेरी बात भी सुन लीजिए। इफ्रा, आप सुनिए। एक सेकंड, इफ्रा जी सुन लीजिए। इफ्रा जी कहती है अभी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में आ चुका है, पहले सारा कुछ नॉर्मल था। तो अगर पहले सारा कुछ नॉर्मल था तो ये पत्थरबाज क्यों पत्थर फेंक रहे थे? ये वही कहते थे कि बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है इसलिए पत्थर फेंक रहे हैं, मतलब कि वो आइडियोलॉजिकल था। मतलब आज इनको मानना चाहिए कि जो पत्थर उस समय फेंक रहे थे, जो आज नहीं फेंक रहे हैं, 90% से कम हो चुका है पत्थरबाजी, वो आइडियोलॉजी की वजह से था, वो एक विचारधारा की वजह से था। ये पहले इनको मान लेना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कर रहे हैं तो दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, आपको बात करनी है, फारूक साहब बताए हमें, बात किससे करे? इमरान खान नियाजी से करे या वो बाजवा से करे या अभी जो आईएसआई का मुखिया आया है उससे करे, पाकिस्तान की जनता से करे? पाकिस्तान में बात करने लायक है कोई? हां, यूनिलैटरल, मल्टीलैटरल, बायलैटरल, ट्राइलैटरल एक बात होगी कि पाकिस्तान अपनी जमीन को अगर इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो सर्जिकल स्ट्राइक भी होगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक भी होगा और आगे जाके और भी चीजें होंगी, क्योंकि ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है कि 26/11 करके चले गए और हमने एमएफएन स्टेटस भी नहीं हटाया। यह सरकार वो सरकार है कि अगर एक दोगे तो हम सामने आपको उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और कश्मीर के विषय में भी बहुत क्लियर है कि अगर खीर मांगोगे तो हम आपको चावल मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये बड़ा क्लियर कट लाइन है। अब किसी को बुरा लगे तो उनकी प्रॉब्लम है। शहजाद को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि चलिए एक बात को मान लेते हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। सुनिए, और अगर बात की जानी चाहिए तो किससे बात की जाए, ये बताइए। देखिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जम्मू कश्मीर के एक पूर्व मुख्यमंत्री अमित शाह जी ने भी कहा कि एक अनुभव है उनके पास और वो चुने हुए नुमाइंदे हैं लोगों के, डॉक्टर फारूक साहब। उनकी पार्टी के साथ हमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो चुने हुए नुमाइंदे हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति लाने के लिए, जम्मू कश्मीर की समस्या का हल ढूंढने के लिए ये अनिवार्य है कि हमें जो भी इसमें पाकिस्तान है, जम्मू कश्मीर के अवाम है, उनसे बात करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब यहाँ पर लोग वायलेंस पे दे टेक रिकोर्स टू वायलेंस, अगर इन हालातों में कोई भी यहाँ पर ऐसी आवाज जो ये कहती है कि बातचीत से समस्या का समाधान हो, मुझे लगता है देश हित में ये है कि आप सब लोगों को, भारत सरकार को या मीडिया के जो भी लोग हैं, आपको इसका स्वागत करना चाहिए कि कश्मीर में कोई कहता है कि भाई ये बंदूक से मसला हल नहीं होगा, ये अल्टीमेटली ये मसला बातचीत से, वार्ता से, और इसमें कोई रॉकेट साइंस मैम इन्वॉल्व नहीं है। मैं मुकम्मल कर रहा हूं मैम, इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। एक कश्मीर का हिस्सा उनके पास है। तो अगर आपको इस समस्या को सुलझाना है, माजी में हमने कहीं युद्ध किए, सर्जिकल स्ट्राइक्स की, अभी हमारे शुक्ला जी, हमारे चाहे शुक्ला जी है, वो कह रहे हैं कि जो कश्मीर हमारे कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, उसका मतलब हुआ इन्होंने एक ऐसी बात, गैर जिम्मेदाराना बात की, कहा कि कंट्रोल में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर केवल वार्ता ही एक विकल्प है। डायलॉग लीड्स टू रेजोल्यूशन। आई एम नॉट सेइंग, हिस्ट्री इज विटनेस टू द फैक्ट, अल्टीमेटली डायलॉग इज द वे फॉरवर्ड। मैं मुकम्मल कर रहा हूं शहजाद की बात पर रिएक्ट करना चाह रहे थे। बात ये है कि बात सही है कि बंदूक उठाकर हल नहीं निकलता है, लेकिन उस बंदूक को ना उठाने के लिए कुछ स्थितियां तो बने। अहमद अयाज जी। नहीं, वही हम कह रहे हैं। देखिए, अगर हम फारूक साहब का ये ले लेंगे कि बातचीत नहीं करेंगे, मान लिया बातचीत नहीं करेंगे,
अभी फिर हमारे पास विकल्प क्या है, तीसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है? जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस से कमबैक करने का ताल्लुक है, वो हम 35 साल से कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सिचुएशन वही की वही है जो हमने कुछ दिनों से पहले देखा, या अभी 8-10 दिन से इनकाउंटर चल रहा है वहां पहुंच में। तो हम देख रहे हैं कि सिचुएशन ऑलमोस्ट वही है, वही की वही है। तो अगर हम बातचीत ना 10 करें, सेकंड। अब 30 साल से ये हम फोर्सेस के साथ चल रहे हैं, तो फिर तीसरा विकल्प क्या है? बात तो अगर वहीं आकर बातचीत ठहर ना गई है ना तो फिर अहमद क्या है अयाज जी, विकल्प? कि जब क्योंकि सिचुएशन इससे वही है तो फिर किस देखिए, बिना इसको पर बात हमेशा की जाए? सेकंड। मुझे इसको इसी के साथ हमेशा एक हम ब्रेक लेना होगा। बैटल ग्राउंड पे शहजाद रहने भी कुछ नहीं कहना देते। चाह रहे हैं। प्रेम जी, मैं आपके पास भी दोबारा रुक करूंगी, लेकिन एक बात जो साफ है, ये बात सही है कि अमन और शांति का पैगाम कभी भी बंदूक के जरिए नहीं हो जाता, लेकिन उसके लिए कुछ मजबूत आधार तो हो जो दूसरे मुल्क से आना चाहिए, ऐसा पैगाम तो हो, वो कहीं नजर नहीं आता। एक ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। वेलकम बैक। शाह की ललकार, पाक प्रेमी खबरदार, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर पाकिस्तान राग अलाप दिया है और उन्होंने कहा है कि जब तक आप पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे तब तक कश्मीर में अमन और शांति की बहाली हो ही नहीं सकती। आगे वो कहते हैं कि लिखवा लीजिए, ये जो कॉन्फिडेंस है उनका अगर हमारे सुरक्षा बलों पर रहा होता तो मुझे लगता है कि और ज्यादा स्थितियां बेहतर हो सकती थी घाटी में। मैं एक बार फिर से शहजाद का रुख करना चाहती हूँ। शहजाद, लगातार इरफान हफीज लोन हो या फिर हम अयाज जी को सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि हमें बातचीत करनी ही होगी। ये बात सही है कि किसी भी लड़ाई या किसी भी समस्या का समाधान बातचीत ही है, लेकिन क्या मौजूदा वक्त में पाकिस्तान से बात मुमकिन है? प्रीति जी, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि बातचीत से ही हल निकल सकती है, पर आप मुझे बताइए, क्या गोलियों की शोर में बोली सुनाई देगी? तो उनको कहिए जो पाकिस्तान के हमदर्द है वो पहले गोलियां बंद करा दे, बातचीत शुरू कर देंगे, बोलियों की आवाज शुरू हो जाएगी। दूसरे एक व्यक्ति ने कहा कि वो नुमाइंदे है तो पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की पेशकश की। क्या इस नुमाइंदे ने कभी कश्मीरी हिंदुओं के साथ बातचीत करने की पेशकश की? क्या इन्होंने दलित समुदाय जिसको 70 वर्षों तक अपने अधिकारों से वंचित रखा, क्या उनके साथ बातचीत करने की पेशकश की? और ये हमेशा जाते हैं तो आतंकवादियों के जनाजे पे जाते हैं। कभी इनको आपने गलती से भी राइफलमैन औरंगजेब के घर या परवेज अहमद डर के घर देखा है कभी जाते हुए? तो ये इसीलिए मैं कहता हूं, ये बातचीत तो बहाना है, पाकिस्तान को दिल में बसाना है और जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद फैलाना है, यही इनका मकसद है। मैं जवाब दे देती हूँ उनको। प्रीति जी, ये कहते हैं कि परेशानी भारतीय जनता पार्टी की ये है कि ये इतना झूठ बोलते हैं कि इंसान को सच बोलते बोलते गला फट जाता है इंसान का। ये कहते हैं कि क्या आपने इनको किसी और के घर जाते हुए देखा है? भाई, अगर आपने अपना टीवी ऑन किया होता तो आपको पता चलता कि जब बिंद्रो जी की निंदनीय हत्या हुई, पहले लीडर जो उसके घर जाने वाले थे, जिन्होंने उनके घर गए और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, वो फारूक अब्दुल्ला जी थे जो बिंद्रो जी के घर गए। जब सुखविंदर कौर जी को मारा गया, पहले लीडर कौन थे जो सुखविंदर जी के कौर के घर गए? फारूक अब्दुल्ला एक दिन, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर सीनियर लीडर दूसरे दिन, तीसरे दिन हमारे जो उमर अब्दुल्ला साहब है वो भी चले गए, जहां कोई लीडर था उनके घर गए और कहा कि हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। तो ये क्यों राइफलमैन झूठ बोलना औरंगजेब के घर चाहते गए हैं? आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? राइफलमैन सवाल ये औरंगजेब के है, घर गए? जी जी, इफरा बिल्कुल, उनके राइफलमैन घर भी औरंगजेब गए। के घर गए क्या? परवेज अहमद बिल्कुल डर के घर गए, गए? उनके घर भी गए, उनके दिखा घर भी दीजिए, गए। तस्वीर जहां दिखा तक दीजिए, इनका सब तस्वीर दिखा दीजिए दिखा हमें। देंगे, गूगल सर्च कर लीजिए, हमें पता दिखाइए है ना, व्हाट्सएप के बगैर इंतजार किस बात का? मेरे पास ये एल्बम है, मैं दिखाऊंगी, मैं टीवी कर रही हूँ, एल्बम रख के रखा है मैंने। आपके जो झूठ हैं वो फूट रहे हैं और आपके अरे जो झूठ आपका है तो ये इंटरनेट भी जनता चल रहा है, फोड़ेगी। इंटरनेट से जुड़ी हुई है, सर्च करके दिखा दीजिए। आपका तो Next इंटरनेट भी time अच्छा अभी चल रहा है break- आपके घर में, आप दिखा दीजिए। ब्रेक होगा, मैं आपको निकाल के सारी पिक्चर्स दिखा दूंगी। शहजाद सुनिए। जहां तक बात आती है, कहते जहां तक बात आती है, इन्होंने किसी जहां तक बात आती है बिंद्रो जी की मौत पे या सुखविंदर जी की मौत पे, मैं पूछती हूँ कि क्या कोई भी नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई सीनियर लीडर, क्या जेपी नड्डा जी उनके घर गए? भाई, घर जाना तो दूर की बात, क्या बीजेपी के किसी भी सीनियर पॉलिटिशियन ने इस बात पे ट्वीट किया? क्यों नहीं? किसी ने ट्वीट क्यों नहीं किया इस बात पे? बिल्कुल किया और है, आपको दूसरी बात, जानकारी होनी चाहिए, झूठ बोलना बंद बिल्कुल। कीजिए। एक सेकेंड शहजाद, दूसरी बात, आप लोग बार बार कहते हैं कि ये बार बार जता रहे हैं कि बीजेपी जो है नेशनलिस्ट पार्टी है, बाकी सभी लोग जो है एंटी नेशनल है।
इरफान हाफिज लोन साहब, जिनको बार बार मैंने आप तो ये नहीं कहा। पाकिस्तान के प्रवक्ता कहते, इरफान हाफिज लोन साहब जिनको शहजाद, बार आप बार 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 ना बीच में ना बोलिए, क्योंकि ना आप बोल रहे हैं ना तो आवाज कट जा रही है इफ्रा की, वहाँ कुछ शायद दिक्कत है, जी। इसलिए अगर आप बोल रहे हैं तो वो आवाज नहीं आ पा रही है, तो प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ इफ्रा। इरफान हाफिज लोन जो है, जिनको बार बार पाकिस्तान का प्रवक्ता बताया जा रहा है, इरफान हाफिज लोन के फादर को उसी तरीके से मारा गया जिस तरह से बिंद्रो जी को मारा गया। तो क्या इरफान हाफिज लोन, अगर जो खुद इस तशद्दुद के शिकार हैं, हमारे पैनल पे बैठे हुए हैं, अगर वो कोई बात कर रहे हैं, उनकी बात तो गौर से सुनो, उन पे तो नहीं हंसो। और जहां तक टेररिज्म और पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट की बात आती है, लास्ट का एक पॉइंट बोल देती हूँ मैं आपको प्रीति जी। इस टाइम पे सीआईडी जो है जम्मू और कश्मीर में, उसने पूरे बीजेपी के वर्कर्स की साउथ कश्मीर में एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बीजेपी का एक वर्कर जो है, उसके पास एक रिवॉल्वर निकला, उसके पास सामान निकला हथियारों का, और सीआईडी कहती है कि उन्हें बीजेपी के किसी वर्कर पे भरोसा नहीं है। अभी बीजेपी के सारे वर्कर्स जो हैं इन कश्मीर, उन पे सीआईडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आतंकवाद को ग्राउंड पे कौन सपोर्ट करता है शहजाद जी? ये जो हम लोग कश्मीर में अभी इफ्रा, ये बैठे तो आप हुए हैं एक अलग ही एंगल दे रही हैं, इस पर प्रेम शुक्ला जी को जरूर आना चाहिए। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा नहीं है बीजेपी वर्कर्स पर? सीआईडी को भरोसा धन्यवाद नहीं है। प्रीति जी। कम से सीआईडी कम इफ्रा के पास 2-3 बार आने के बाद एक आध बार मेरे पास भी आ जा रही हैं आप, इसलिए आपके इस डिबेट के फॉर्मेट को प्रणाम है, धन्यवाद, आपका बड़ा आभारी हूँ। अब मुद्दे की बात है कि उस समय जो इफ्रा जान कह रही थी, जिसका मैं प्रत्युत्तर कर रहा था, जिस पर आपने मुझे रोका और उसके बाद मुझे उत्तर देने का अवसर नहीं दिया। इफ्रा जान बार बार कह रही थी कि भारत सरकार जो है वो एलओसी पर बायलेटरल करी, साहब डीजीएमओ लेवल की बातचीत जो है वो एलओसी पर युद्ध के समय भी होती है, उसको बायलेटरल टॉक्स नहीं कहा जाता। अब जो है दूसरा मुद्दा, इन्हों बार बार जो कह रहे हैं जम्मू एवं कश्मीर में जिस तरह से विकास कार्यों को स्थान मिला है, जिस तरह से 1 लाख करोड़ की परियोजनाएं वहां है, अगर आप मुझे कहें तो मैं विकास परियोजनाएं क्या है उसकी सूची भी आपको गिना सकता हूँ। इफ्रा जान भले जो है वो फोटो ना दे सके जो शहजाद ने मांगी, लेकिन आप कहें तो मैं आपको किस तरह से विकास की राह पर जम्मू एवं कश्मीर अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद चला है, उसकी कुछ मैं झांकी आपको बता सकता हूँ। 22 जनवरी 2020 को प्रेम जी, 30 जम्मू सेकंड कश्मीर में के कह लिए दीजिएगा ये योजनाओं के 80,000 बारे में। करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का ऐलान किया गया। नहीं, अब वो चूंकि विकास पूछ रही है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बता दूं। नहीं, वो तो इसी साल सवाल जम्मू आपसे के औद्योगिक पूछ विकास रही को थी बढ़ावा कि देने के लिए सीआईडी को 24 अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर करोड़ यकीन रुपए। नहीं है, एक कार्यकर्ता के घर से रिवॉल्वर मिला है, ऐसा वो कुछ पूछ रही थी आपसे, तो मुझे लगा कि आप इस पर जवाब भी देंगे। नहीं, वो कोई औचित्य वाले प्रश्न ही नहीं है, वो तो ऐसे पूछ रही हैं कि तब मैं इनसे पूछूं कि जम्मू एवं कश्मीर में चलिए, जब आप अपनी बात आतंकवाद रखिए। बढ़ा तो फारूक अब्दुल्ला कश्मीर छोड़कर लंदन क्यों भाग गए। अब मैं ये सवाल पूछूं, भाई उनको तो जनता चुनती रही, उनके पिताजी को चुनती रही, उनके अनुकूल संविधान सभा बनी, उन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है गुप्त समझौते किए, उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल इसलिए भेजा क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर भारत से दगा कर रहे थे। तब जब वहां पर आतंकवाद बढ़ा तो सपरिवार फारूक अब्दुल्ला घाटी छोड़कर क्यों फरार हो गए? कृपा करके बता दीजिए, इसका कोई उत्तर है आपके पास तो दे दे मुझे, फिर हम आगे बढ़े। जवाब दीजिए। 1990 से 1996 तक जब तक सुरक्षा बलों ने अपने बलिदान देकर कश्मीर की घाटी में यथोचित शांति नहीं स्थापित की, तब तक अब्दुल्ला परिवार घाटी में क्यों नहीं लौटा? इफ्रा, जवाब दीजिए। देती हूँ आप कीजिए। 1989 में जम्मू और कश्मीर में जब फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार ने हमारी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और उन्होंने कहा कि आप एनडीए इन द सेंस वीपी सिंह की सरकार, ऐसे नहीं हो पाएगा। ये झूठ है, एनडीए नहीं था। प्रेम शुक्ला जी, एक दिक्कत आ रही है इफ्रा के साथ, जब इफ्रा बोल रही हैं और बीच में कोई बोल रहा है तो उनकी आवाज डिस्कनेक्ट हो जा रही है, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उनको कंप्लीट करने दीजिए, शायद कुछ सिग्नल का इशू है। अवसर दे दीजिएगा बोलने का, मैं उनके बीच में नहीं बोलता। हाँ जी जी।
1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो वीपी सिंह की सरकार थी और वीपी सिंह को बीजेपी का समर्थन था। बीजेपी के साथ वीपी सिंह की सरकार थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हाल था। जम्मू और कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार को गिरा दिया और कहा कि आप लोग जो हो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे जरूर हो, लेकिन हम लोगों को आप लोग पसंद नहीं हो, और सरकार गिरा दी जैसे वो गिराते रहते हैं। और उसके बाद फारूक साहब जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए बाहर चले गए, क्योंकि वो जो है एक प्राइवेट सिटीजन है। तो प्राइवेट सिटीजन क्या करेगा, वो उसकी अपनी जिंदगी है। मैं अपनी जिंदगी में क्या करती हूँ उसका जवाब तो मैं प्रेम शुक्ला जी को नहीं दूंगी ना। यहाँ पे इन्होंने गवर्नर जो है उसको जगमोहन मल्होत्रा को बनाया था, जो काफी करीबी थे बीजेपी के जगमोहन मल्होत्रा। सेंटर में भी इनकी सरकार थी, यहाँ पे भी इनकी सरकार थी, और यहाँ पे भी इन्होंने जब उसके बाद कश्मीरी पंडित एक्सोडस हुआ इनकी सरकार के अंडर, जो यहाँ पे खून बहा, लाशें बिछी, गावकदल मैसेकर्स हुए, बिजबेहरा मैसेकर हुआ। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि 70 साल में भी केंद्र की तरफ से बहुत ही खराब तरीके का रवैया अपनाया गया और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में कभी भी अमन शांति नहीं हो पाई? आप ये कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि 70 साल से अगर आतंकवाद को अगर आप देखेंगे जम्मू और कश्मीर में, वो पिछले 30 साल से चल रहा है। लेकिन 70 साल से जो भी सरकार, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये जो दिल्ली में बैठे हुए होते हैं ना, ये इनको अच्छा नहीं लगता। तो अभी आप मौका तो दीजिए। देखिए पीडीपी के साथ बीजेपी का गठबंधन था, वो खत्म हुआ और वहां पर जिस तरह के हालात अभी मौजूदा वक्त में है, और अनुच्छेद 370 के बाद 2 साल तो होने दीजिए, थोड़े ठीक ठाक तरीके से चीजें बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ रही हैं, ये तो आप मत कहिए। मतलब वहां कुछ नहीं हुआ, बदलाव अच्छे के लिए, ऐसा कहना सही नहीं है ना, थोड़ा तो वक्त देना पड़ेगा। शहजाद। देखिए प्रीति जी, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। रविंदर रायना के अलावा मनोज सिन्हा भी बिंद्रू जी के घर गए, और केवल उनके घर नहीं, जहां पर भी वो लोग शहीद हुए जो भारत के हित में हैं, वो हर जगह वहां गए। अब इफ्रा जान ने अब तक मुझे फारूक अब्दुल्ला की औरंगजेब के घर की वाली तस्वीर नहीं दिखाई। बहरहाल वो दिखाती रहेगी, वो जैसे एनडीए उन्होंने 1989 में बना दिया तो तस्वीर भी वो बनाते रहेगी। पर मेरा सवाल इनसे केवल इतना है कि इन्होंने अभी कहा कि इसके घर से बंदूक मिली, उसके घर से बंदूक मिली। वहीदुल पारा, इसके खिलाफ एनआईए ने पूरा दस्तावेज रखा है कि किस तरीके से वो आतंकवाद में संवलित था, और उसको महबूबा मुफ्ती कहती है कि इसको परसिक्यूट किया जा रहा है। आज मैं राष्ट्रवादी अपनी बहन इफ्रा जहां से पूछना चाहता हूं कि एक बार कह दे कि वहीदुल पारा एक आतंकवादी है, उस पर आतंकवाद का आरोप लगा है, और जो उसको बचाते हैं वो देश के हित में नहीं है। एक बार दीदी कह दे हमारी इफ्रा। जी जी, पहली बात तो वहीदुल पारा पे जो केस है, वहीदुल पारा जो थे दिल्ली के काफी करीबी थे, और बीजेपी की सरकार जब यहाँ पे थी तो बीजेपी की सरकार के करीबी ऑफ कोर्स रहे थे, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो थी पीडीपी के साथ थी, और उसी टाइम वहीदुल पारा का राइज हुआ। जवाब भी दे देती हूँ आपको। दूसरी बात, बीजेपी ने उनपे, एनआईए ने उनपे इल्जाम लगाया है कि इन्होंने टेरर फंडिंग की। अजीब सी बात है, ऐसी बात है कि इन्होंने अपनी ही सरकार को गिराने के लिए फंडिंग की। मुझे नहीं पता कौन सा ऐसा इंसान होगा जो सीनियर पॉलिटिशियन अपनी ही सरकार को गिराने के लिए किसी को पैसे देगा। ये ऐसा इल्जाम। प्रीति जी देख रही हैं आप? जवाब दे देने दीजिए प्रीति जी। दीजिए तो दीजिए, जहां देख रही तक है जनता। हाँ जी, देते रहिए। जहां तक सवाल है कि क्या वो टेररिस्ट है, क्या वो टेररिस्ट फंडर है जो ये कह रहे हैं शहजाद पूनावाला जी, ये तो जब कोर्ट तय करेगा, ये तो कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट कहेगा हाँ। मैं एक बार फिर से मौजूदा वक्त की बात करती हूँ। इरफान हफीज लोन जी, आपने कहा कि बातचीत होना चाहिए, वही एक समाधान है, लेकिन मौजूदा स्थिति में किससे बात की जाए पाकिस्तान में, और क्यों बात की जाए, इसका जवाब दीजिए। देखिए प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 30 साल आप देखिए, कोई ऐसा दिन है जब यहाँ नहीं बैठा, चाहे उधर की गोली हो या इधर की गोली। और अभी तक हमने कहीं युद्ध भी देखा, अभी सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हमने देखी, करगिल भी हमने देखा, लेकिन उसके बाद परिणाम आपके सामने है। और उसके बाद प्रीति जी, आप, भारत सरकार ये कहती थी कि 370 हटने के बाद, 35 ए हटने के बाद, इनका झंडा, इनका आईन, सब कुछ छीनने के बाद कश्मीर में शांति होगी। यही कारण है वहां पर जो ये खून बह रहा है। आपने देखा कि 90 जैसे हालात इस सरकार ने कर दिए हैं। हर दिन कोई ना कोई शहरी मरता है,
चाहे उधर की गोली से, इधर की गोली से। इधर की गोली में इसलिए कह रहा हूँ, कल ही एक शुपयान का एक रहने वाला था, कुलगाम का, सॉरी, जिसे शुपयान में मारा गया, छोटा निर्दोष शहरी। मुझे समझ नहीं आता, अमित शाह जी कहते मुझे युवा जो पीढ़ी है उनके साथ बात करनी है। अभी वो यहीं पर अपने विजिट पे थे, ऑफिशियल विजिट, उसी दौरान एक युवा मारे गए, निर्दोष। मैं भी उनके घर चला गया, मासूम, बहुत गरीब घर से बेटा मारा गया, और आप लोगों ने एक बात भी नहीं उससे की। तो मैं ये कहना जी, चाहता ये हूं, जो आप बात कह रहे हैं, इस पर लंबी चर्चा, लंबी बहस हो सकती है, लंबी बातचीत हो सकती है, और किसी का भी मारा जाना दुखद है, ये बात सही है। लेकिन सच ये है कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह की सियासत हो रही है दोनों ही पक्षों की तरफ से, वो भी जायज नहीं है। एक ब्रेक ले रहे हैं, माफी चाह रही हूं, आप लोगों के पास और नहीं आ पाई, जल्द लौट रहे हैं।